नमस्कार दोस्तों। तो एग्ज़ाम अफेयर्स दोस्त में आपका स्वागत है। तो आज 8 एंड 9 दिसंबर वाले न्यूज़पेपर से जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज तो टॉपिक बहुत सारा है, पर ठीक है। तो देखो, ये गए हुए हैं अभी गुजरात में। ठीक है, अमित शाह, एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, इसको देख लेते हैं। तो देखो, बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी एक देखो, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखो, एक होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है, यूज किया और वो खत्म हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल ले लो। ठीक है, हाँ, या फिर मोबाइल तो ठीक है, इसमें फिर भी आ जाएगा। सोप ले लो, ठीक है, साबुन आपने लिया, यूज किया, खत्म हो गया। ठीक है, नाउ दैट इज नॉट गोइंग टू बी रिसाइकल्ड अगेन, या फिर उसको रीमैन्युफैक्चर या रीमोडिफाइड, ठीक है, या फिर रिपेयर। वो एक टाइम यूज वाला था। ठीक है, अब सपोज कर लो कि मोबाइल है, ठीक है, या लैपटॉप है या टीवी है। ठीक है, आपने लिया, यूज किया 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी। ठीक है, नाउ या तो वो खराब हो गया या तो आपका उससे मन भर गया। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू, इधर आप किसी कबाड़ी वाले को बेच दोगे। ठीक है, बेसिकली देखते होगे, आता है सबकी बड़ा मोबाइल पे बड़ा बर्तन, छोटा मोबाइल पे छोटा बर्तन। ठीक है, तो दैट काइंड वाला, तो आप उससे बेच दोगे। वो क्या करेगा, ले जाएगा उसका जो वर्किंग इक्विपमेंट होगा उसको निकाल के और फिर से यूज कर लेगा। ठीक है, और वो फिर मार्केट में बिक जाएगा। तो ऐसे समझो कि कोई एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है, उसने मोबाइल बनाया। ठीक है, इसको आपने खरीदा, ठीक है, और आपने यूज किया, फिर से वो कोई दूसरी एबीसी कंपनी ने उसको खरीद लिया। ठीक है, उसने रिपेयर करा, ठीक है, और फिर से उसको रीन्यू कर दिया। ठीक है, अमेजोन वगैरह पे भी आता है रिफर्बिश टाइप का। ठीक है, अब ये फिर से रिन्यू क्या हो गया, रिन्यू मोबाइल हो गया, फिर से आपके जैसे कोई लोग उसको खरीदेंगे, फिर यूज होगा। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी सेल बनाया था, सीई सेल। ठीक है, सितंबर 2022 में। ये कोऑर्डिनेट करता है नेशनल या सेक्टोरल एक्शंस को, स्टेक होल्डर को इंगेज करता है एंड रोड मैप्स बनाता है। ठीक है, इसमें 10 सेक्टोरल एक्शन प्लान होते हैं। आप बस इसमें ये देख लो कि इसमें कौन कौन से सेक्टर्स, प्रायोरिटाइज सेक्टर्स इंक्लूड हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, एल्यूमिनियम, construction and demolition, waste, tires, batteries, packaging, textiles, plastics, municipal solid waste। ठीक है, और इसमें मतलब वैसा कुछ है नहीं। ये देखो, ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब ये एक स्कीम है जिसमें कि जो प्रोड्यूसर है ना, उसका एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ऐसा प्रोड्यूस बनाना है जो रीयूज हो सके, ठीक है, रिपेयर हो सके। आर यू गेटिंग? तो ये चीजें, फिर इसका वो है कि 3R के पॉलिसी को फॉलो करता है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल वाला। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब स्टेट लेवल देखोगे तो महाराष्ट्र जो है, स्टेट सर्कुलर वेस्ट वाटर एंड सीवेज रीयूज पॉलिसी ले आया था। ठीक है, जिसमें 424 अर्बन बॉडीज को शामिल किए हुए है। कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु भी ये सब है। ठीक है, अब इसमें देखो, ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल ईपीआर फ्रेमवर्क्स फॉर प्रोड्यूसर्स वगैरह, फिर बैटरीज एंड ईवीकेशंस में आता है। बैटरी टेक बैक रूल्स होना चाहिए, सेकेंड लाइफ रीयूज गाइडलाइंस, इंसेंटिव्स फॉर डोमेस्टिक बैटरी रिसाइकलिंग। ठीक है, टायर्स एंड ईएलवीज, सीडी एंड वेस्ट, सीएनडी वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, प्लास्टिक एंड पैकेजिंग, टेक्सटाइल। तो ये सब मिलके सर्कुलर इकोनॉमी में आता है। ठीक है, अब कहोगे क्या कि ये कोई फैक्चुअल टॉपिक तो है नहीं जिससे कोई फैक्ट्स निकाल लेते। जी नहीं, आपको ना क्वेश्चंस कुछ ऐसा आ जाएगा जो सर्कुलर इकोनॉमी से बेस्ड होगा, तो वो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में या फिर लॉजिक में ये काम आएगा। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल है, आसाम गवर्नमेंट री इन्फोर्सेस 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर जॉब्स इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। देखो, इसके पहले ना एक दो चीजें हैं, वो देख लो। देखो, परीक्षा पे चर्चा फिर से जनवरी में होने वाली है। ठीक है, बाद बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, बस आप ये याद रखना कि ये 9th एडिशन होगा। ठीक है, 2025 वाला जो था वो 8th एडिशन था, ये 9th एडिशन होगा। ठीक है, कोई एग्जाम में भी पूछ लेगा। ठीक है, बाद बाकी अभी SIR ये चल रहा है। ठीक है,
रिवीजन वाला, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला, ठीक है। तो राजस्थान फर्स्ट स्टेट बना है टू डिजिटाइज 100% ऑफ वोटर रोल्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 97% वर्क कंप्लीट, राजस्थान इज ऑल्सो लीडिंग इन वोटर मैपिंग, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सेड वगैरह, ठीक है। तो ये आपको, क्योंकि ये SIR एकदम अभी ट्रेंडिंग में है, ठीक है, तो आपको इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जामिनेशंस में, तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि ठीक है, राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट जो कि 100% वोटर रोल्स को डिजिटाइज कर दिया है, ठीक है। एक और था कि गिफ्ट सिटी, ठीक है, गुजरात वाला। तो ठीक है, आपको फुल फॉर्म पता होगा मोर ओवर, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है, गिफ्ट सिटी। तो इसको आप याद रखना। बाद बाकी मतलब बेसिकली इस आर्टिकल में ना ये कंपेयर के राजा रमन जो हैं, ये डायरेक्टर हैं, MD हैं उधर के, ठीक है, गिफ्ट सिटी के। ही इज सेइंग कि गिफ्ट सिटी वुड बी लाइक केमैन आइलैंड्स, ठीक है। अब ये केमैन आइलैंड्स है ना, छोटे छोटे स्टेट्स टाइप के हैं, आइलैंड हैं। यहाँ पे ना आपको बहुत लो टैक्स लगाया जाता है, सो बिजनेस प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे एक ऑफिस खोल दें और दुनिया भर में अपना बिजनेस करते रहें। मेन टैक्स इनको यहाँ कम देना पड़ेगा टैक्स इवेजन के लिए। इन सब आइलैंड्स को टैक्स हेवन्स भी कहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड जो होते हैं ना। तो ये आप याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये भी है, इसमें बहुत कुछ था नहीं तो इसलिए मैंने कुछ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का रिकॉग्नाइजेशन इंडिया ने 6 दिसंबर को कर दिया था, ठीक है। हाँ, 16 दिसंबर परहैप्स वो लोग लिबरेट हुए थे, ठीक है। इंडिया 10 दिन पहले ही 6 दिसंबर को बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर दिया था 1971 में, यू मस्ट बी नोइंग, ठीक है। अब आते हैं असम गवर्नमेंट रेनफोर्सेस टू चाइल्ड पॉलिसी पे। तो वैसे इसमें बहुत कुछ जानने वाला नहीं है, लेकिन आप जान लो सो दैट आपको एक रफ आइडिया रहे कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि टू चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे असम है, गुजरात है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। इन लोग अलग अलग तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आसाम कह रहा है क्या कि गवर्नमेंट जॉब्स एंड वो जो पोल्स होती है ना लोकल लेवल पे, जैसे कि म्यूनिसिपालिटी का, पंचायत का, तो इसमें पार्टिसिपेशन अगर आपको चाहिए, सो यू हैव टू हैव 2 चाइल्ड्स, ठीक है। अब इनका पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है अभी, तो ठीक है, जिनका जिनका भी बढ़ा हुआ है वो लोग करते हैं, इट्स ओके, ठीक है। हाँ, बिहार इसमें अपना ऊपर है, 3 पॉइंट के आसपास वो टोटल फर्टिलिटी रेट को मेंटेन कर रहा है, फिर भी चिल है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग बड़े दिल वाले हैं, तो वी कैन एकोमोडेट मोर पीपल इन फैक्ट, तो ठीक है। तो ये रहा, और सब जो चीज़ें हैं आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, मैंने नोट्स बना दिया है, ठीक है। अब एक आर्टिकल है ना जो इन्वेजन्स पे बात कर रहा है, ठीक है। देखो बेसिकली ये क्या है कि क्लास 7th NCERT बुक में गजनवी इन्वेजन को बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी पे आर्टिकल था, जो भी है छोड़ देते हैं, हम लोग अपने काम का चीज़ देख लेते हैं। गजनवी इन्वेजन्स को देख लेंगे, ठीक है। इनफैक्ट कि सारे इन्वेजन्स को देख लेंगे जो शुरू से अभी तक हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है। महमूद ऑफ गजनवी, गजनी 17 बार इन्होंने रेड डाला था, ठीक है। टेम्पल्स जैसे कि मथुरा में, कन्नौज में वगैरह, सोमनाथ में लूटा था, ठीक है। अल बरूनी इस पे लिखते हैं कि द शिवलिंगा वर्शिप्ड एट द सोमनाथ टेम्पल एंड रिकॉर्डेड दैट द इमेज वाज डिस्ट्रॉयड बाय प्रिंस महमूद, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे इसको। तो देखो बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग का जितना भी सिलेबस है ना, वो न्यूज़पेपर में किसी न किसी फॉर्म में ना टॉपिक्स बन के आ ही जाता है, ठीक है। तो अगर आप न्यूज़पेपर को बढ़िया से फॉलो कर रहे हो तो यू नीड नॉट टू गो एंड रिवाइज GS वाला पार्ट, ठीक है। वैसे भी आप जब हिस्ट्री शुरू कर रहे हो तो वही एंशियंट हिस्ट्री से फिर से उठा रहे हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके पहले के नियोलिथ्स, वो सब उठा के पढ़ रहे हो, सोर्सेस पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड यू विल लिटरली सी कि उतना डेप्थ में एक एक लाइन जो आप पढ़ के टाइम वेस्ट करो उतना क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। जो न्यूज पेपर में ना जो टॉपिक मतलब रेलेवेंट रह रहा है किसी न किसी वजह से ना, उसी पे
वो रिलेट करके पूछ ले रहा है, ठीक है। जैसे अभी देखो गजनवी वाला वो आ गया किसी न किसी वजह से, ठीक है। अब इससे रिलेट करके वो जीएस वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हमारा भी स्टडी ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, कि न्यूज में जो टॉपिक है, ठीक है, उसका रिलेट करके जीएस वाला पोर्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मतलब इससे करंट अफेयर्स भी होता रहेगा, जीएस भी रिवीजन होता रहेगा, और इधर से स्ट्राइक रेट अच्छा आएगा क्योंकि हमको एक्यूरेटली पता रहेगा कि क्वेश्चंस किधर से आ रहे हैं। चलो ठीक है, ये सब तो फिर भी ज्ञान की बातें हैं। तो इन्वेजन्स का हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। क्लासिकल इंक्लूजन से स्टार्ट हुए, पर्टिकुलरली इनका सल्तनत या फिर स्लेव डायनेस्टी के पहले, उसके पहले सेकेंड सेंचुरी बीसी से 6 सेंचुरी सी तक कुछ कुछ हुए थे, जैसे सीथियंस जिनको शाखा कहते हैं, फिर पार्थियंस एंड कुशंस, ये 3 लोगों ने वो किया था। माइग्रेंट्स एंड पॉलिटिकल फॉर्मेशंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया, कुशन एम्पायर फोस्टर ट्रेड एंड कल्चरल सिनर्सिटिज्म, ठीक है। फिर हुना इन्वेजन्स आप पढ़े होंगे, हुनाज डिस्टेबलाइज्ड गुप्ता हेजेमनी, मेजर पॉलिटिकल डिसरप्शन इन नॉर्दर्न इंडिया। तो देखो सबसे पहले सिंथियंस का हो रहा है, साकाज, पार्थियंस का हो रहा है, फिर कुशंस का हो रहा है, फिर हुनाज का हो रहा है, ठीक है। फिर अर्ली मेडाइवल में देखोगे तो अरब रेड्स एंड कंक्वेस्ट ऑफ सिंध 711 में होता है, बाई मोहम्मद बिन काशिम, ठीक है। ये इस्लामिक गवर्नेंस इन सिंध कोस्टल जोन में एस्टेब्लिश कर दिया था, ठीक है। उसके बाद तुर्की के गजनवी रेड्स होते हैं 10th to 11th सेंचुरी में। मोहम्मद अफ गजनवी मतलब 997 से 1030 तक में मल्टीपल रेड्स करता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जनरली 17 टाइम्स कहा जाता है, ठीक है। और मेजर रेड्स इंक्लूड मथुरा, कन्नौज, कलिंजार एंड सोमनाथ, ठीक है। इसमें क्योंकि टेम्पल्स जो हुआ करते थे ना, दैट वाज सोर्स ऑफ वेल्थ देन, तो इसलिए। फिर घोरीद का लेट 12 घोरी का देखोगे कंक्वेस्ट एंड दिल्ली सल्तनत फाउंडेशन, तो मोहम्मद अफ घोर एंड जनरल्स डिफीट रीजनल रूरल्स फाउंडेशन फॉर दिल्ली सल्तनत स्लेव तुर्की कैन, ठीक है। दिल्ली सल्तनत एंड रीजनल सल्तनत में देखोगे तो सक्सेसिव वेव्स आता है, जैसे कि मालमुक स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, ठीक है। फिर मुगल इंक्लूजन्स आएंगे आपको, इनकर्शंस 13 में, रिपीटेड रेट्स इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। फिर राइज ऑफ रीजनल पावर्स एंड सल्तनत, तो सल्तनत इन डेक्कन, बहामनी सक्सेसर हुए, विजयनगर एम्पायर साउथ में, ठीक है। फिर मुगल कंक्वेस्ट आ जाता है, बाबर 1526 में डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट होता है। मेजर एक्सपेंशन अंडर अकबर एंड कंसोलिडेशन लेटर डिक्लाइन इन 18th सेंचुरी। पोस्ट मुगल में देखोगे तो मराठा एक्सपेंशन निजाम, फिर सिख का राइज होता है, ये सब चीज़ें। फिर यूरोपियन एंट्री लेते हैं 17th सेंचुरी में, 16th से 17th सेंचुरी में कर सकते हो, क्योंकि 1498 या 1500 में आ रहा है कौन, पोर्टुगेज, ठीक है। मोहम्मद अफ गजनी, इसका थोड़ा सा देखोगे तो ठीक है, 17 बार इसने रेड किया। फिर मथुरा, कन्नौज, कलिंजार, सोमनाथ ये प्रोमिनेंट रेड था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेल्दी टेम्पल हुआ करता था। अलबरूनी ने कुछ कुछ पॉइंट्स दिए, ये पर्शियन पोलीमैथ थे, ठीक है, ट्रेवल करे थे इंडिया वगैरह को। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था किताबल हिंद, इसी में उन्होंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन दिया, ठीक है, और इवन की सोमनाथ के बारे में भी बताया, सोमनाथ टेम्पल का, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द मैनिफेस्टो, नीतीश चच्चा ने अनाउंस किया था कि 1 करोड़ जॉब देंगे, ठीक है, 10 मिलियन। तो उस बेसिस पे इन्होंने 3 डिपार्टमेंट्स बनाया है, ठीक है। तो हम लोग देखो ये वाला आई ऑन प्लेज ऑन 1 करोड़ जॉब्स, नीतीश गवर्नमेंट क्रिएट 3 की डिपार्टमेंट्स, ठीक है। कौन कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन एंड सिविल एविएशन, ठीक है। तो ये आप याद रखना, किसी एग्जाम में मैं पूछ लेगा कि ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिपार्टमेंट क्रिएटेड बाय नीतीश गवर्नमेंट इन दिसंबर, ठीक है, जो भी है। तो न्यू डिपार्टमेंट्स अनाउंस्ड बाय बिहार गवर्नमेंट, ठीक है। देखो एक क्रिएशन के लिए ना थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कह सकते हो, टाइम चाहिए होता है कि फिर उसका पूरा बनाना होता है कि ठीक है ये डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग होंगे, फिर उसमें ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, सब चीज़। तो अभी क्रिएशन नहीं हुआ है, बट ठीक है अनाउंसमेंट हो गया है और ये बन जाएगा, ठीक है। तो पहला है यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, एकदम ब्रांड न्यू है, फ्लैगशिप है।
इसका पर्पज क्या है, स्केल स्किल्स को करेगा, लिंक ट्रेनिंग टू जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक्शन प्लान में मेगा स्किल सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेसमेंट सेल्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट सेक्टोरल ट्रेनिंग वगैरह। ठीक है, फिर लिंक स्ट्रक्चर में रखा जा रहा है सेपरेट डायरेक्टोरेट ऑफ एमएसएमई बिहार मार्केटिंग प्रमोशन कोऑपरेशन बीएमपीसी। ठीक है, और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करना है बाई 2030। एक बना है जो हायर एजुकेशन, देखो पहले से हमारे पास हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट था, ठीक है, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट था, ठीक है, तो इस एजुकेशन में से हायर एजुकेशन को अलग कर दिया गया है। देखो हो क्या रहा है, सारे यूनिवर्सिटी का मोर ओवर देखोगे तो इनका सिलेबस या फिर सेशन बैकलॉग में चलता है। ठीक है, जिन्हें भी ग्रेजुएशन रेगुलर से करा है, जैसे आई हैव डन फ्रॉम XYZ कॉलेज, XYZ यूनिवर्सिटी, तो आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट, सो आई फाउंड नथिंग। ठीक है, रट के एग्जाम दे देना होता है, पास कर जाना होता है, वो सब चीजें थी। ठीक है, तो यही चल रहा है। तो देखो इससे आप मतलब वैसा कोई स्किल नहीं गेन कर रहे हो जिससे कि फर्दर कुछ कर सको। ठीक है, आप जब पीजी और पीएचडी करने चलते हो तब आपको रियलाइज होता है, जा ग्रेजुएशन में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई डिसाइड करते हो पर्टिकुलरली अपना ग्रेजुएशन वाला, तब आपको एहसास होता है, अरे भाई इतना पढ़ना था और ग्रेजुएशन में तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो ठीक है, इसलिए हायर एजुकेशन की बात करी जा रही है। ठीक है, ये स्ट्रेंथन करेगा यूनिवर्सिटी एंड टेक्निकल एजुकेशन को। ठीक है, इसमें फोकस्ड एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन इनटेक, इम्प्रूव टेक्निकल वोकेशनल लिंकेज विथ स्किल मिशन, मॉनिटरिंग फॉर क्वालिटी एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप। सिविल एविएशन है, बिहार में थोड़ा सा लोग उड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो उड़ाएंगे चच्चा। प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री जॉब। की एक्शन क्या प्लान है, सपोर्ट फॉर एयरपोर्ट पर अभी तो देखोगे 4 उधर है, एक मधुबनी दरभंगा में बन रहा है, ठीक है, फिर उधर पूर्णिया में बन रहा है, इवन की पूर्णिया वाला तो स्टार्ट भी हो गया। ठीक है, तो वही सब चीजें। हाँ, अब देखो एक आर्टिकल है जो कि साइंस पे बात कर रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली कुछ आइंस्टीन के एक्सपेरिमेंट से बात कर रहा है। ठीक है, ये डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, नील बोर्स की, और इनका कि एक एक्सपेरिमेंट ही लोग करा है अभी रिसेंट में चाइना वालों ने। ठीक है, इन्होंने क्या करा है कि फोटोन को एकदम क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव करा दिया है क्वांटम लेवल पे जाके, कि उसमें वो अपना वाइब्रेशन जो है ना एकदम बेयर मिनिमम कर ले। ठीक है, तो उससे उसके ना रैंडम मूवमेंट कम हो जाती है, तो उसका थोड़ा सा स्टडी बढ़िया से किया जा सकता है। ठीक है, तो इनका पहले से है थोड़ा सा थ्योरी, तो हम लोग थोड़ा सा इसको रिलेट करके और भी साइंस से देख लेंगे। तो देखो अल्बर्ट आइंस्टीन भाई साहब जो थे, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए थे। ठीक है, 1905 में, जिसमें इन्होंने कहा था E=mc²। साइंस में नहीं पढ़ूंगा, अदरवाइज आप इसको जानते होंगे। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, और क्या मैं बताऊं इसमें। ठीक है, स्पेशल, और फिर ये वाला थियरी इनका 10 साल बाद आया था, जो कि एक्चुअली फेमस हुआ था, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें वो इन्होंने स्पेस कर्वेचर वगैरह की बात करी थी। ठीक है, ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल लेंसिंग वगैरह। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्होंने दिया था, यूजिंग फोटोन्स लेड फाउंडेशन फॉर क्वांटम थियरी। फिर ब्राउनियन मोशन एक्सप्लेन करे थे, एम्पिरिकल प्रूफ ऑफ एटम विया मोलिकुलर काइनेटिक थियरी। अब ये सब आप 7th 8th के एनसीईआरटी या फिर फाउंडेशन वाले कोर्स में पढ़े होंगे वगैरह। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो ठीक है, साइंस वाला क्लास कोई तो कर लीजिए। नील्स बोर्स, इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था 1913 में, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, इन्होंने ऑर्बिट्स की बात करा था, बोला कि हर एक ऑर्बिट अपने में क्वांटाइज्ड होता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस पावर गेन कर लेता है, कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेता है रेडिएशन वगैरह के थ्रू, ये एनर्जी को, ये ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जा जाता है, चला जाता है। ठीक है, और जब फिर से लूज कर जाता है तो आ जाता है वापस। ठीक है, रियल लाइफ में भी हम लोग यही होता है। ठीक है, छोड़ देते हैं, बट क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स, कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल, वेव पार्टिकल डुअलिटी वगैरह, बोर्स समरफील्ड रिफाइनमेंट्स में इन्होंने इलिप्टिकल ऑर्बिट वगैरह का बात करा था। ठीक है, फिर जे थॉमसन आते हैं। ठीक है, ये आपको याद ही होगा, ईंट पर नाच हम लोग कहते थे। ठीक है, ईंट पर नाच। ठीक है, तो ई से इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक है, ईंट पर नाच याद रखना, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक है, तो थॉमसन इलेक्ट्रॉन 1897 में
एक्सपेरिमेंट कौन था इनका? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, याद रखना क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा था, एक्सपेरिमेंट कैथोड रे। प्लम पुडिंग मॉडल इन्होंने दिया था, एटम को पॉजिटिव स्फीयर एंड इफेक्टिव एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बोला था ठीक है तरबूज वाला उस काइंड ऑफ, उसमें जो बीज होता है वो सब इलेक्ट्रॉन होता है। इनका बाद में डिबंक कर दी गई थी, कर दी गई थी थ्योरी को, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड आते हैं, ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करते हैं, न्यूक्लियस को खोज लेते हैं, ठीक है, एंड प्लानिटरी एटम ऑफ मॉडल ऑफ एटम को दिया था। चैडविक आते हैं, न्यूट्रॉन खोजते हैं बाय बेरिलियम रेडिएशन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हो, उसका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन खोजा गया था, ठीक है। फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन खोजा गया था, एंड ये न्यूट्रॉन बेरिलियम रेडिएशन एक्सपेरिमेंट से। फिर जॉल डाल्टन आते हैं, ये मॉडर्न एटॉमिक थियरी देते हैं सबको, और इसको थॉमसन वगैरह को डिस्कार्ड करके, ठीक है। नहीं, ये पहले दिए थे, डाल्टन इनफैक्ट पहले दिए थे, सॉरी 1808 में ही दिए थे। मैटर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, फाउंडेशन ऑफ स्टीरियोसियोमेट्री। तो देखो इन्होंने पहले दिया था, बाद में थॉमसन आए थे, तो ये बोले थे कि ठीक है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एटम जो होता है इंडिविजिबल होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। टर्म्स एटम, तो यही क्वाइन भी करे थे डाल्टन, ठीक है। बट ठीक है ये सब फालतू की बातें हैं। 6th सेंचुरी BC में, 6 से 7 सेंचुरी BC में, ठीक है, महर्षि कनड थे, महर्षि कनड, इन्होंने वैशेष्य शास्त्र लिखा था, ठीक है, वैशेषिका शास्त्र जो भी, तो उसमें इन्होंने ऑलरेडी एटम्स वगैरह परमाणु वगैरह को बहुत अच्छे से डिफाइन करा था, उसके ऊपर बहुत चीज लिखा था। ये लोग उधर से चोरी वोरी करके लिख दिए, ठीक है, दैट्स अनदर पार्ट। रियलिटी को हमें स्वीकार करना चाहिए, एंड रियलिटी इज कि डाल्टन ने एटम को खोजा था, टर्म दिया था, सब ठीक है। डिराइव फ्रॉम एटम्स meaning indivisible, earlier philosophical uses existed but Dalton gave scientific definition। हाँ ये वाला मतलब ठीक है। देखो आप कोई भी चीज ना जैसे किसान जो है ना, किसान बहुत मेहनत करके गेहूं उपजाते हैं, ठीक है। गेहूं कैसे बिकता है? 20 रुपए kg, ठीक है। 1 kg गेहूं लो, ठीक है, मस्त वाला इसका क्या बनाओ, ले लो बटर नान बना लो, नान बना लो, ठीक है। हाँ 1 kg में आई थिंक कि 7 से 8 बन जाएगा, ठीक है। फिर वो नान कैसे बिकेगा? 50 रुपए पर पीस, 8 × 5 = 40, 400 रुपए का बिकेगा, ठीक है। ये भी नहीं करना चाहते हो, ठीक है। 1 kg आटा लो, थोड़ा सा प्रोसेस करो, बिस्किट बनाओ, ठीक है। पार्ले जी, ठीक है, पार्ले जी बनाओ और बेच दो। वो पार्ले जी जो आप 5 रुपए वाला या 3 रुपए वाला जो भी खरीदते होंगे, उसमें शायद 20 ग्राम रहता है, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर लो, हाँ ठीक है, बीच में आया वो सब, ठीक है, प्रोसेसिंग वगैरह। तो बेसिकली होता क्या है ना कि बहुत सारे पर्टिकुलरली इंडियन फिलोसोफर्स में ये देखा जा रहा था, चूंकि अभी हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो, नहीं तो थोड़ा सा स्किप कर लो। तो इंडियन फिलोसोफर्स क्या करते थे ना, इनको ना वो पेटेंट वगैरह लेने का कोई वो जुनून नहीं चढ़ा होता था, ठीक है। इंडिया का फिलोसफी रहा है, इंडिक फिलोसफी, कि नॉलेज इज यूनिवर्सल एंड नॉलेज शुड बी गिवन एट नो कॉस्ट, ठीक है। तो ये लोग कहते थे ठीक है क्या ही है, किताब लिख देते हैं, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, बात खत्म करो, ठीक है, और अपने चेला चपाटी को पढ़ा देते थे। बट दे केम विद द इकोनॉमिक माइंडसेट, ठीक है। एवरीथिंग हैज सम इकोनॉमिक वैल्यूज, इवन की रिलेशनशिप्स हैव आल्सो। तो ठीक है, इन्होंने सबको पेटेंट वेटेंट, तो नॉलेज तो मोरोवर इधर से डिपोर्ट हुआ, उधर जाके उसका पैकेजिंग किया गया नया सा, ठीक है। एंड दे, अब इफ यू विल सी व्हाई आई एम सेइंग सो, गो एंड फाइंड सम रेलेवेंट, ठीक है, वैसे सिक्का शास्त्र के कुछ टर्म्स को उठा के पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा बहुत चीजें, ठीक है। फिर आते हैं दिमित्री मैंडलीफ, ठीक है, पीरियोडिक टेबल देते हैं 1869 में सबसे पहला, ठीक है। प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ द देन अननोन एलिमेंट्स, हेजनबर्ग्स आते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देते हैं, ठीक है। फिर स्क्रॉडिंगर आते हैं, ये कैट प्रिंसिपल देते हैं, स्क्रॉडिंगर कैट, अनसर्टेनिटी, वेव इक्वेशन वगैरह देते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स फॉर्मलाइजेशन, और ये प्रोबेबिलिटी बताते हैं वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। इन्होंने वो दिया था ना, कैट एक्सपेरिमेंट, बोला था एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें एक बिल्ली है, बंद कर दो, आपको यहाँ से खड़ा होकर देख रहे हो,
दो कंडीशन हो सकता है, या तो मरी हो सकती है या डेथ हो सकती है, ठीक है। मतलब वो वेव एंड पार्टिकल डुअलिटी की बात कर रहे थे, छोड़ दो। वास्टन एंड क्रिक आते हैं, ठीक है। ये डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को खोजते हैं 1953 में, एंड बेस पेयरिंग रूल बनाते हैं। चार्ल्स डार्विन आते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी देते हैं, ठीक है। और भी कुछ कुछ है, जैसे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है, इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस कहता है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, फाउंडेशन ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स। बोर्स रेडियस, रेडियस और द लोएस्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में नीचे में कितना होता है? अरे कितना भी नहीं होता है, ठीक है, एक ही तो होता है, ठीक है। अब एक के अलावे हाइड्रोजन के बाद हीलियम में जाओगे तो एटलीस्ट दो होता है, ठीक है। तो कंपेरेटिवली देखोगे तो इसको एक को घूमना है तो थोड़ा छोटा ऑर्बिट होता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी आते हैं दूसरे और ऑर्बिट में चले जाते हैं, क्योंकि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके बाद वाले में 8 8 8 वैसे 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। तो सबसे छोटा इसका होता है, ठीक है। तो बोर्स रेडियस उसी को कहते हैं। प्लैंक कांस्टेंट है, h लिखते हैं, क्वांटम ऑफ एक्शन है, ठीक है। फिर एक आर्टिकल है, मोदी जी कल कह रहे थे कि सिविलाइजेशनल गाली गलौज की गई है, एंड हिंदू को नीचा दिखाने के लिए उस समय का जो 2 से 3% का ग्रोथ रेट हुआ करता था, उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कह दिया गया, ठीक है। टर्म अलाइन द इंटायर सिविलाइजेशन छोड़ देते हैं हम लोग, हिंदू को टर्म ऑफ ग्रोथ देख लेते हैं, एंड ऐसा जो चीजें हैं उसको देख लेते हैं। तो देखो, ये टर्म यूज टू डिस्क्राइब लो एनुअल जीडीपी ग्रोथ, वही अराउंड 3-3.5% रहता था, ठीक है, बढ़ता ही नहीं था। कब? 1950 से 1980 तक। मार्क द हाई रेगुलेशन वगैरह, ठीक है। इसको क्वाइन, इस हिंदू रेट ऑफ टर्म ग्रोथ को क्वाइन किए थे राजा जे चलैया, याद रखना, क्वाइन करे थे राजा जे चलैया, लेकिन पॉपुलराइज किए थे राज कृष्णा, एक इकोनॉमिस्ट थे 1970s में, ठीक है। वैसे अगर ऑप्शन राजा कृष्णा ही सिर्फ हो तो आप मार सकते हो टिक, अदरवाइज राजा जे चलैया हो, ठीक है, तो यू हैव टू गो विद दिस, ठीक है। प्री लिबरलाइजेशन स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी हुआ करती थी, स्लो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ करते थे, लाइसेंस राज हुआ करता था, ऑल दोस थिंग्स टर्न अराउंड 1991 के बाद रिफॉर्म्स हुए, और उसके बाद ग्रोथ जो है वही 5, 6, 7%, 8% रहने लगी, ठीक है। तो वो चीजें हैं, ठीक है। फिर आते हैं, इसमें एक आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल बढ़िया है, पी चिदम्बरम का, इनके बारे में आप जानते होंगे, क्या क्या फॉरेन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर सब रहा करते थे यूपीए के समय में। तो इनका एक बढ़िया आर्टिकल था, मतलब अपोजिशन के पास लिटरली, मतलब आई वाज लाफिंग कि मोर ओवर 3 ना रूल्स के अकॉर्डिंग 3 सिचुएशंस होते हैं या मोशन होते हैं जिसके अंतर्गत अपोजिशन जो है ना वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स देखोगे ना तो ये मोशन ना पास ही नहीं होने दिया जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में ये कह रहे हैं, देखो एडजॉर्नमेंट मोशन 2014 से लेकर 2025 तक में बस एक ही बार आया है, ठीक है। शॉर्ट डिस्कशन मोशन लोकसभा में 9 बार 2014 में होता था, 2024 में सिर्फ 2 बार, 23 में कुछ नहीं, 25 में कुछ नहीं अभी तक, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, कोई ग्रीव कंसर्न पे ले आया जाता है, 2014 में थोड़ा बहुत था, उसके बाद थे देखोगे बाइनरी डिजिट में पहुंच गया है, ठीक है, 0 या 1 तो ये हो गया, तो इसी पे था। तो इसमें देख लेते हैं, मतलब ठीक है, ये अपना थोड़ा सा दुख बयां कर रहे हैं, तो वाजिब भी है, क्योंकि देखो अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दो वो सब चीजें, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए मैंने एक दिन और ये बात बोला था कि 100% पॉपुलेशन है, ठीक है, ठीक है, इसमें 60% लोग वोट देते हैं, अगर 30% या 38-35% वोट अगर जा रहा है एनडीए को, ठीक है, तो रेस्ट 30 या 25% वोट यूपीए को भी गया है, या इंडी अलायंस इसको कह लो, ठीक है, इंडिया गठबंधन। तो दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग सर्टेन, मतलब कि एक मेजर, मतलब किसी किसी केस में देखोगे ना, जैसे इस बार बिहार वाले में आओगे तो आरजेडी जो है इनका वोटिंग परसेंटेज अप्रॉक्स 23% है, ठीक है, जबकि एनडीए का, बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज जो है वो अप्रॉक्स 20% है, ठीक है। तो मेरे कहने का सेंस है कि दे आर ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट पार्टी, ठीक है। तो लोगों ने इनको भी वोट दिया है, तो दे हैव ऑल्सो राइट टू ब्रिंग, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, तो उनको भी अधिकार है अपना टॉपिक्स एंड वो टॉक्स करने का, तो दे आर नॉट बीइंग गिवन अपॉर्चुनिटी, दैट इज वाई देखोगे आप क्या कि
आजकल आम बात है कि डिसरप्शंस बहुत होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में। क्यों होते हैं? क्योंकि अपोजिशन इज फीलिंग दैट कि वी आर गोइंग अननोटिस्ड, अनहर्ड, ठीक है। और ये बहुत किल करता है। आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखोगे कि व्हेन यू आर सेइंग समथिंग दैट मे बी लॉजिकल, इलॉजिकल, बात की बात है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपके फ्रेंड्स, फैमिली या अराउंड आसपास के लोग उसको सुन भी नहीं रहे हैं ना, तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, अरे यार क्या ही है मतलब। तो वही चीजें हैं। तो ठीक है, इसमें कुछ-कुछ चीज़ों की वही सब है, क्वेश्चन आवर, ज़ीरो आवर, एडजॉर्नमेंट मोशन, तो थोड़ा-सा हम लोग इसको देख लेते हैं, बाद बाकी तो ठीक है ही, ठीक है। तो किधर गया? इधर है। तो इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, ठीक है। तो क्वेश्चन आवर क्या है? फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिटिंग होता है। एमपी क्वेश्चन करते हैं मिनिस्टर्स को, इसमें स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इससे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी बनती है। ज़ीरो आवर, क्वेश्चन आवर के बाद जो आता है उसको ज़ीरो आवर कहते हैं। नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रूल्स, ये मेंबर्स जो होते हैं रेज करते हैं अर्जेंट मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस। इसके लिए आपको नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए जीरो आवर में जो भी क्वेश्चंस करोगे नोटिस नहीं देना है। फिर एक होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। मेंबर कॉल्स अटेंशन टू अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। मिनिस्टर मस्ट रिस्पॉन्ड विद द स्टेटमेंट फॉलोड बाई अ क्लारिफिकेशन क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो याद है कि याद रखना कि ये कॉलिंग अटेंशन मोशन किसी से हम लोग लिए नहीं है, ये इंडियन डिवाइस है, एकदम इंडियन इनोवेशन है, इंडिजीनियस है एकदम, ठीक है। एडजॉर्नमेंट मोशन है, मोशन टू ड्रॉ अटेंशन टू ग्रेव मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। लीड्स टू सस्पेंशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस स्पीकर, इसमें स्पीकर का कंसेंट जरूरी होता है। एम्ड एट सेंसर ऑफ गवर्नमेंट इन सीरियस सिचुएशन। देखो डेमो डेमोक्रेसी में मतलब थोड़ा-सा ऐसे लाइटर नोट पे बोल दे रहा हूँ ना, ठीक है, क्योंकि आ रहा है अभी दिमाग में। तो पावर पॉलिटिक्स तो है ही, ठीक है। उसके बाद रिवेंजिव पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। रिवेंज बहुत ज़्यादा लिया जाता है। जैसे कि जब एनडीए वाले माइनॉरिटी में थे, ठीक है, तो ये भी बहुत सारे टॉपिक्स को ले आते थे। दे आल्सो फील कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है, तो उस समय इनके दिमाग में बन गया कि हम जब आएंगे पावर में तो हम भी तुमको बेटा बोलने नहीं देंगे, ठीक है। सो दे आर डूइंग लाइक थिंग दैट थिंग्स, तो वही चल रहा है, ठीक है। तो हाँ, शॉर्ट डिस्कशन ड्यूरेशन, ये जो होता है 193 रूल्स ऑफ लोकसभा में आता है। एमपीज में रेज इंपॉर्टेंट इश्यूज रिक्वायरिंग शॉर्ट डिबेट्स, नो वोटिंग, मिनिस्टर गिव्स कंक्लूडिंग रिप्लाई। सेंसर मोशन एक्सप्रेसेस डिसअप्रूवल टू स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी में देखोगे कट मोशन आता है, तो जो भी रहता है बजट वगैरह, तो मेंबर्स जो हैं कट मोशन ले आते हैं, 1 रुपए भी काट देंगे लेकिन काट देंगे, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, टेस्ट मेजोरिटी सपोर्ट, आर्टिकल 75, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अगर मेजोरिटी नहीं अचीव होती है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। प्रिविलेज मोशन होता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ हाउस और एमपीज कैन बी मूव बाय एनी मेंबर। जैसे अभी देखोगे तो महुआ मोइत्रा जो है, इन पे चल रहा था, ये टीएमसी की हैं, बंगाल से आती हैं, इन पे चल रहा था ये प्रिविलेज मोशन, ठीक है। कोई तो इनका मतलब मित्र है आबू धाबी में या यूएई में, ये इनका आईडी लेके और पार्लियामेंट के मतलब अकाउंट वगैरह को एक्सेस किए थे, कुछ मैसेज वैसेज करे थे वगैरह, तो जो भी था, ठीक है। तो इन प्रिविलेज मोशन आया था, तो उस रिगार्ड में, उस कंटेक्स्ट में इसको समझ सकते हो। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है, रेज रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ रूल्स फॉर प्रोसीजर्स, ठीक है। देखोगे तो कोई मिनिस्टर या कोई मतलब मेंबर, सॉरी, स्पीच दे रहा है या कुछ कह रहा है, ठीक है, तो कोई इधर से मेंबर उठेगा, कहेगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, बस फटाक से उसका जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, स्पीकर या चेयरमैन, इनका कान खड़ा हो जाता है, ठीक है। वो देखना किताब लेके बैठ जाते हैं, बोल देंगे कि नंबर बताइए, नंबर। तो उसमें नंबर बताना होता है उनको, कि जैसे मान लो 122, ठीक है। और 122 में ये देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। जैसे सपोज करो कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर गाली गलौज नहीं कर सकता है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है, और अगर पाया गया कि गाली गलौज कर रहा है तो ये मेंबर नहीं बोलेंगे, इनको मतलब जो भी करना होगा करेंगे, ठीक है। फिर मोशन ऑफ थैंक्स, प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद एक वाइड रेंजिंग डिस्कशन होती है। सब गाली मतलब
सॉरी, सब जो है क्रिटिसिज्म करते हैं एक दूसरे का, गवर्नमेंट का पर्टिकुलरली, ठीक है, गवर्नमेंट के एक्शन का, और लास्ट में कह देते हैं कि हम थैंक्स करते हैं प्रेसिडेंट के मोशन के लिए, मतलब एड्रेस के लिए, ठीक है। तो इतना बस कहने के लिए पहले में 2 घंटे का स्पीच चलता है, मतलब क्रिटिसिज्म चलता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। चलो ठीक है, अब है, इसी में था, ये एक आर्टिकल है कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोलकाता में। तो एक नया एक्ट आया है, बिल आया है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2025। तो इसमें कुछ कुछ बात करी जा रही है कि ठीक है, इसको थोड़ा सा नेशनल इंपॉर्टेंस का बनाएंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वगैरह। तो यहाँ के जो स्टाफ्स हैं, लोग हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग, बट वो चीज़ जरूरी नहीं है, जरूरी मतलब ठीक है, दैट्स अनदर पार्ट। हम लोग का जो के लिए जरूरी क्या है कि पीसी महालनोबिस जो थे, इसको इन्होंने 1931 में स्टार्ट करा था, ठीक है। 1932 में रजिस्टर्ड हो गया था, और 1860 में वाले में, सॉरी, 1959 में इसको क्या कर दिया गया था, एक्ट ले आया गया था। तो आईआईसी को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बना दिया गया था, ठीक है। इसने ही एनएसएसओ को डेवलप करा था। तो बेसिकली देखो, पीसी महालनोबिस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करा था, और कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, उनके बारे में भी देख लेंगे, तो हमारा काम न्यूज़पेपर वाला इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, कंट्रीब्यूशन वगैरह देख लेते हैं। तो महालनोबिस से जो ये महालनोबिस डिस्टेंस ले आए थे, स्टैटिस्टिकल मेजर, और सेकेंड 5 ईयर प्लान इन्हीं के आइडिया पे बेसिस था, ठीक है। तो इसीलिए उसको कहते हैं महालनोबिस प्लान भी, ठीक है। आर्किटेक्ट थे इसके, फोकस ऑन हेवी इंडस्ट्री मॉडल पे इन्होंने दिया था। फिर यही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड नेशनल सैंपल सर्वे टेक्निक्स वगैरह ये डेवलप करे थे, ठीक है। अमर्त्य सेन के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच करा था, कहा कर ले आया था, ठीक है। कि इन्होंने बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आप फ्रीवीज वगैरह जो बांट रहे हो सरकारी फंड से, वो सब दे रहे हो, इससे बेहतर है कि उनके कैपेबिलिटी पे काम करो। मतलब एक आप इंग्लिश में कोट पढ़े होगे, या फिर मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो कभी ना कभी लिखे होगे इसको, ठीक है, कि इफ यू गिव अ फिश टू अ मैन, यू विल फीड फॉर 1 डे, ठीक है। इफ यू गिव अ फिश to a man, you will feed for 1 day. But if you give learning how to fish, learning of how to fish, then you will feed for whole life, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति को आप एक फिश देते हो तो एक ही दिन का खाना दे रहे हो, लेकिन उसको सिखा देते हो अगर कि फिशिंग करते कैसे हैं, ठीक है, तो बेसिकली जीवन भर उसको खिला रहे हो। तो इनका वही बात है, ठीक है। ये कहते हैं इतना देने से, कोई ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इतना देने से जरूरत नहीं है कि आप अन्न योजना ले आ रहे हो, पोषण योजना ले आ रहे हो, फलना ढेकना योजना ले आ रहे हो, ठीक है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इनको कैपेबिलिटी दे दो एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, हेल्थ केयर के थ्रू, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, बाद बाकी छोड़ दो, ये लोग अपने से कमा के खा लेंगे, आपको डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इन्होंने बुक्स लिखा, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, पॉवर्टी एंड फेमाइंस, ठीक है। फिर एक जगदीश भागवती हैं, ये एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ पे बहुत बढ़िया ये थियरी दिए हैं, एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। मनमोहन सिंह, आर्किटेक्ट ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मिल्टन फ्रीडमैन थे, इन्होंने मोनेटरिज्म के ऊपर बात किया, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेबल मॉनेटरी वगैरह। बस ये थोड़ा बहुत नाम याद रखना, ये सब कीवर्ड। जॉन मेनार्ड कीन्स थे, जेएम कीन्स आपको याद होगा, किनेशियन इकोनॉमिक, किनेशियन थियरी दिए थे इन्होंने, ठीक है। फिर जॉन स्कम्पीटर थे, ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि रोल ऑफ इनोवेशन इन कैपिटलिस्ट डायनेमिक्स। फिर कुछ कुछ इकोनॉमिक टर्म्स है, जैसे कि गिफन गुड है, गुड्स फॉर विच डिमांड राइजेज विथ प्राइस। वेवलन गुड्स है, लग्जरी गुड्स विथ प्रेस्टीज ड्रिवन डिमांड। स्टैगफ्लेशन है, हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई एम्प्लॉयमेंट। फिलिप कर्व है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखो, नेशनल एंथम वाले पे नेशनल सॉन्ग वाले पे पूरा डिबेट छिड़ा हुआ है, इवन की पार्लियामेंट में भी उस पे डिस्कशन चल रहा है। तो बेसिकली क्या है कि 150th एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं नेशनल सॉन्ग का, वंदे मातरम का, ठीक है। तो इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में बढ़िया आर्टिकल दिया हुआ था, ठीक है। तो हमने इम्पोर्टेंट डिटेल इससे निकाल लिया है, ठीक है। तो हम लोग उसको देख लेते हैं।
तो देखो, नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। लिखा किन्होंने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बुक, ये इसी के इसको एक बुक में ली गई थी, दैट इज आनंद मठ, पब्लिश्ड इन 1882। लैंग्वेज क्या है? संस्कृताइज बंगाली है। कोई ऑप्शन में आएगा संस्कृत में है, बंगाली में है, हिंदी में है, ठीक है, और एक संस्कृताइज बंगाली में है, या फिर ये संस्कृताइज बंगाली ना देके नन ऑफ द एबव लिखा रहेगा, ठीक है। तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ना तो संस्कृत में है, ना तो बंगाली में है, ना तो हिंदी में है, ये संस्कृताइज्ड बंगाली में है, ठीक है। एडॉप्टेड कांग्रेस सेशन 1896 में, ठीक है, फर्स्ट सिंगिंग हुई थी। अभी ये स्टेटस क्या है? नेशनल सॉन्ग है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है? नहीं है, लेकिन ऑफिशियल डेजिग्नेशन दिया हुआ है। नेशनल एंथम जन गण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर, 1911 वर्जन है। फर्स्ट सॉन्ग 1911 कोलकाता कांग्रेस सेशन में। एडॉप्टेड एज नेशनल एंथम कब? 24 जनवरी 1950 को बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्यूरेशन कितने का है? अप्रॉक्स 52 सेकंड का है, ठीक है। उसी में पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड था, क्योंकि सब लोग ये पर्टिकुलरली एनडीए वाले या फिर बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि मतलब पॉजिटिव साइड्स ऑफ नेशनल एंथम को सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई साइड नहीं है, बट ठीक है, छोड़ देते हैं उन सब चीजों को। गवर्नमेंट की तरफ से ये आया कि गला फंस रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये आया कि 1905 के पार्टीशन के समय ये जो वार क्राई की तरह काम किया था वंदे मातरम, ठीक है, और सब कोई इसको गाते थे एंड वगैरह वगैरह, तो ठीक है। तो बेसिकली नेशनल एंथम, तो हाँ सॉरी, पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रपोज किन्होंने किया था? लॉर्ड कर्जन। इनका लॉजिक क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी को कंसीडर किया जाता था कि बहुत लार्ज है। देखो आज का जो बंगाल है, सॉरी, ये जिस बंगाल की बात कर रहे हैं ना, वो बंगाल कौन कौन सा है आपको पता होगा? वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश प्लस आसाम, ठीक है, प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, फ्यू पार्ट्स ऑफ यूपी, फिर थोड़ा सा एमपी वगैरह का भी पार्ट्स ले लो। तो ये मतलब लिटरली पूरा ईस्ट वाला पार्ट ले लो, ठीक है। तो इतना था, चलो ठीक है। पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905, ईस्ट बंगाल एंड असम क्रिएटेड, मुस्लिम मेजोरिटी, मतलब जो पार्टीशन हुआ था उसमें आज के समय में जो बांग्लादेश है प्लस आसाम है उसको ईस्ट बंगाल बनाया गया था। वेस्ट बंगाल रिमेंड हिंदू मेजोरिटी, सीन बाय नेशनलिस्ट एज डिवाइड एंड रूल। स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गए थे, बाइकॉट एंड ऑफ फॉरेन गुड्स, राइज ऑफ नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीम मॉडरेट डिबेट विद इन कांग्रेस। इसको फिर वापस लेना पड़ा था 12 दिसंबर 1911 को। पार्टीशन कॉल ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार, द थर्ड दिल्ली दरबार था, ठीक है। कैपिटल इसी समय दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। बंगाल रीयूनिफाइड हुआ, लेकिन न्यू प्रोविंसेस बना दिए गए। बिहार, उड़ीसा, असम सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। अब देखो, एक था कि आर्टिकल ही दिखा देते हैं आपको, तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। देखो, ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है पेंटोनी, ठीक है। ये कलर ऑफ द ईयर अनाउंस किया है जिसका नाम है क्लाउड डांसर, ठीक है। ये क्लाउड डांसर एक कलर है, तो ठीक है। ये वैसे इनका स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये पेंट की कंपनी है, तो डिफरेंट शेड ऑफ पेंट्स जब तक नहीं बताएंगे लोगों को क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ेगा, इनका सेल नहीं बढ़ेगा, तो ठीक है। हाँ वो है, तो कलर ऑफ द ईयर ये आ गया है कि क्लाउड डांसर, ठीक है, कहीं एग्जाम में पूछ लेगा। टोन जो है सॉफ्ट एयरी ऑफ वाइट शेड होता है, सिंबलाइजिंग कामनेस, ओरिजिन एंड रिन्यूएबल, ठीक है। अपीयर्स अक्रॉस फैशन, इंटीरियर डिजाइन, डिजिटल ब्रांडिंग ट्रेंड्स। जैसे ये लोग मोटरोला के साथ टाई अप किए हैं कि इस क्लाउड डांसर के फॉर्म में मतलब कलर में फोन्स ले आने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स अनदर पार्ट। तो ठीक है, हम लोग इतना सारा आज टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। अब 2 दिन वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा आज से, क्योंकि हम लोग कर लिए। कल वाले से 10 तारीख से आएगा एक एक दिन का, क्योंकि बीच में 2-3 दिन गायब थे हम। तो बस मतलब 2 दिन का न्यूज़पेपर, 4 न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता था, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। और चूंकि 2-2 दिन का ले आना है तो ये 4 हो जाता था, सॉरी, हाँ, 2 द हिंदू, 2 द इंडियन एक्सप्रेस। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।